हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है रिटर्न्स अंडर जीएसटी। तो देखो, रिटर्न क्या होती है। रिटर्न का मतलब है एक फॉर्मल स्टेटमेंट, यानी एक पर्सन जो कि क्या है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसने जितनी भी ट्रांजैक्शन अपने बिजनेस में की होंगी उन सारी की इन्फॉर्मेशन उसे डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। आपके ऊपर जीएसटी लगने वाला है, टैक्स लगने वाला है, तो किन जो क्या क्या आपने बेचा है, क्या क्या चीज़ की सप्लाई की है, क्या आपने इनवर्ड सप्लाई थी आपकी, यानी क्या आपने खरीदा था, कितना आपने इनपुट पर टैक्स दिया, उन सभी की इन्फॉर्मेशन आपको डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। तो वो जो डिटेल्स आप देते हो, वो सारी डिटेल्स जिस फॉर्मल स्टेटमेंट में दी जाती है, जिस जो स्टेटमेंट सबमिट करवाई जाती है, उसी को नाम दिया जाता है रिटर्न। इसका मतलब हर रजिस्टर्ड पर्सन को क्या फिल करनी पड़ेगी, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी। जो हमारे जीएसटी का रिटर्न मैकेनिज्म है, जो रिटर्न को भरवाने का तरीका है, सारी डिटेल्स लेने का, उसी के थ्रू आप क्या कर पाओगे, अपनी सारी डिटेल्स को सबमिट कर पाओगे और जो भी आपने इनपुट के ऊपर टैक्स दिया था उसके रिगार्डिंग आईटीसी को भी क्लेम कर पाओगे। यानी शॉर्ट में कहें तो रिटर्न इज अ फॉर्मल स्टेटमेंट filed by a टैक्सेबल पर्सन, कि जिस पर्सन पर टैक्स लगता है वो क्या करेगा, इसको फाइल करेगा। कंटेनिंग, क्या क्या चीज़ें इसमें कंटेन होंगी, द डिटेल्स रिलेटेड विद द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस conducted during a specified period। यानी एक स्पेसिफाइड पीरियड में रिटर्न ऐसी नहीं होती है कि आप क्या करोगे जब मर्जी भर दो। एक टाइम पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड की आपको क्या करनी पड़ेगी, इस टाइम तक भरनी पड़ेगी। यानी जैसे नॉर्मल रिटर्न हम कहें तो मंथली रिटर्न नेक्स्ट मंथ की 20 तक भरनी होती है। तो जो स्पेसिफाइड टाइम होगा उसमें क्या की जाएगी, एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए रिटर्न भरी जाएगी, जिसमें क्या होगी, जो भी बिजनेस आप कंडक्ट कर रहे होगे उससे रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी उनकी डिटेल्स को फाइल करेगा एक फॉर्मल स्टेटमेंट में कौन, एक टैक्सेबल पर्सन। तो ये थी आपकी रिटर्न। जो ये रिटर्न होती है, ये अगर हम बात करें एक नॉर्मल टैक्स पेयर की, यानी जो एक रेगुलर टैक्स पेयर होता है, तो उसे क्या करना होता है, एक तो मंथली रिटर्न भरनी होती है, यानी हर मंथ की अलग से रिटर्न भरेगा वो, और सेकेंडली एक एनुअल रिटर्न भरनी होती है जिसमें उसकी पूरे साल की जितने भी उसने ट्रांजैक्शन की हैं उनका रिकॉर्ड होता है। इसी तरह कंपोजिशन स्कीम होल्डर के लिए अलग रिटर्न होती है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन के लिए अलग रिटर्न होती है, जो टीडीएस डिडक्ट करते हैं उनकी अलग रिटर्न होती है, जो टीसीएस कलेक्ट करते हैं उनकी अलग रिटर्न होती है। यानी हर टाइप के इन टैक्स पेयर के लिए कुछ अलग अलग रिटर्न्स बनी हुई हैं। जितने भी बिजनेसेस होते हैं सबको सब रिटर्न्स फाइल नहीं करनी होती। एक इंडिविजुअल टैक्स पेयर सिर्फ वही रिटर्न फाइल करता है जो उसके पर्टिकुलर बिजनेस से जुड़ी हुई है। अब हम बात करेंगे वन बाय वन वेरियस रिटर्न की, जो कि क्या करते हैं, टैक्स पेयर फिल करते हैं। हम बात करेंगे कि जो पर्टिकुलर रिटर्न होगी वो उस रिटर्न का नंबर क्या होता है, वो कौन भरता है, क्या उसकी ड्यू डेट होती है। वन बाय वन हर रिटर्न को हम डिस्कस करेंगे। एक तरफ हम सारे रिटर्न्स लिखते चलेंगे जिनको हम फिर बाद में एज अ समरी बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं रिटर्न GSTR 1, यानी जीएसटी रिटर्न 1, जो कि भरी जाती है किस लिए, ये एक मंथली स्टेटमेंट होती है। GSTR 1 इज़ अ मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, यानी जितनी भी आपने आउटवर्ड बाहर की तरफ सप्लाई की है, यानी कह सकते हो कि आगे किसी और को भेजा है, सामान बेचा है, उन सब का रिकॉर्ड इसके अंदर किया जाएगा। और इसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ। 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ का मतलब है कि मान लो अभी
फरवरी चल रही है तो फैब की रिटर्न कब भरी जाएगी, नेक्स्ट मंथ की टेंथ तक, यानी 10 मार्च तक आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी आपने सामान आउटवर्ड्स भेजा होगा उन सब की डिटेल्स को सबमिट करवाना पड़ेगा। इस रिटर्न की डिटेल में बात करते हैं कि रिटर्न होती क्या है, कौन भरता है, क्या प्रोविज़न इस पर अप्लाई होते हैं। जो मंथली रिटर्न है आउटवर्ड सप्लाई की वो आपकी मेंशन है सेक्शन नंबर 37 में। देखो जैसे कि इसका नाम हमने अभी बात की कि ये क्या है, आउटवर्ड जो सप्लाई जाएगी, अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो जितनी भी आपने सेल्स की है पूरे मंथ में, यानी अब हम जैसे हमने एग्जांपल लिया था फैब की 10 मार्च तक भरनी है, तो जितनी भी सेल्स आपकी होंगी फरवरी के महीने में उन सभी की डिटेल्स आपको इस रिटर्न में देनी पड़ेगी अप टू 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी 10th ऑफ मार्च तक। अगर हम फैब की रिटर्न की बात करें उस केस में बोल रही हूँ, वैसे हम जो बोलेंगे वो कहेंगे नेक्स्ट मंथ की 10th तक आपको देनी पड़ेगी। जो आउटवर्ड सप्लाई है उस पर कुछ प्रोविज़न अप्लाई होते हैं, यानी जो आप सेल्स की डिटेल्स दोगे उनके ऊपर जो है कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट प्रोविज़न है आपका पर्सन लायबल टू फर्निश डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी जो ये रिटर्न है आउटवर्ड सप्लाई की, कौन पर्सन है जो लायबल होते हैं कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, इस रिटर्न को भरना पड़ेगा। ये आपका लिखा हुआ है सेक्शन 37 के सबसेक्शन 1 में। तो देखो इस सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, यानी जो भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है, एक्सेप्ट उस पर्सन को छोड़कर जो क्या है सेक्शन 10 यानी कंपोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स पे करता है, या फिर जो क्या है आपका नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है उसको छोड़कर, उस पर्सन को छोड़कर जो टीडीएस को कट करता है यानी सेक्शन 51 के अंदर टैक्स पे करता है, जो टैक्स को कलेक्ट करता है यानी सेक्शन 52 के अंदर वर्क करता है, इन चारों को छोड़कर बाकी हर रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन को क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 1 को भरना पड़ेगा, यानी अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। सेकेंड प्रोविज़न है आपका टाइम लिमिट, कि आपकी जो ये आउटवर्ड सप्लाई है इसकी डिटेल्स आपको किस टाइम तक देनी पड़ती है। तो देखो ये बात हमने अभी अभी की थी कि जो ड्यू डेट होती है फर्निश करने की आपकी आउटवर्ड सप्लाई की वो होती है 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी आपने जो भी सप्लाई की है, चाहे वो गुड्स की है, चाहे सर्विसेज की है, चाहे दोनों के कॉम्बिनेशन की है, गुड्स प्लस सर्विसेज की, किसी भी टैक्सेबल पर्सन को सक्सीडिंग मंथ के यानी जो नेक्स्ट मंथ होगा उसकी 10th तक ये सारी डिटेल्स क्या करनी पड़ेगी, डिपार्टमेंट को सबमिट करवानी पड़ेगी उस मैनर में जो भी प्रेस्क्राइब होगी। और जब वो ये डिटेल सबमिट करवा देगा, अब ये कौन डिटेल्स देगा, आउटवर्ड सप्लाई है यानी भेजने वाला सप्लायर देगा, तो सप्लायर 10 तक इसकी सारी डिटेल्स को डिपार्टमेंट को देके उसके बाद इस डिटेल्स को उस टाइम तक जो भी प्रेस्क्राइब होगा रिसिपिएंट को भी बताएगा। यानी आपने क्या की है, सप्लाई की है तो वो सप्लाई किसी ने रिसीव भी की होगी, आपको अपनी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल देनी है, तो किसी ने जो सामान खरीदा है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए उसको इनवार्ड सप्लाई की डिटेल्स भी देनी है, तो आपने जो डिटेल डिपार्टमेंट की सामान उसको भेजा है उसकी दी होगी, वही डिटेल्स आपको किसको देनी है, जिसको आपने वो सामान बेचा है उसको भी प्रोवाइड करनी है उस टाइम में जो भी प्रेस्क्राइब होगा। उस टाइम की जब हम इनवर्ड सप्लाई की बात करेंगे तब करेंगे, यानी जो भी टाइम उस चीज़ के लिए डिसाइडेड है उस टाइम में आपको वो डिटेल्स उसको देनी पड़ेगी। उसके साथ साथ अगर क्या है कमिश्नर चाहे तो इस टाइम को एक्सटेंड भी कर सकता है, यानी कमिश्नर के पास पावर है कि अगर क्या है उसे सही रीज़न लगता है तो उस रीज़न को रिटर्न में रिकॉर्ड करके वो क्या कर सकता है, इस टाइम को एक्सटेंड कर सकता है। और अगर क्या है, देखो हम क्या बात कर रहे हैं, मेनली सीजीएसटी एक्ट के अंदर बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर क्या है कमिश्नर एसजीएसटी यानी स्टेट टैक्स के रिगार्डिंग या यूनियन टेरिटरी टैक्स के रिगार्डिंग आपको का टाइम एक्सटेंड कर देता है तो वो भी सफिशेंट माना जाएगा, यानी मान लिया जाएगा कि आपका सीजीएसटी एक्ट के अंदर भी टाइम एक्सटेंड हो गया है। दोबारा बोल रही हूँ, नॉर्मल केसेस में 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है और फिर उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन रेसिपिएंट तक पहुँचानी होती है, बट कमिश्नर चाहे तो इस टाइम को एक्सटेंड कर सकता है, अगर उसे सही लगता है रिटर्न में रीज़न रिकॉर्ड करके वो ऐसा कर सकता है। और अगर क्या है
SGST एक्ट या UTGST एक्ट के अंदर टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाता है तो भी मान लिया जाएगा कि CGST एक्ट के अंदर टाइम एक्सटेंड हो गया है। इसके साथ साथ कि अगर क्या है जो टाइम एक्सटेंड भी हो जाता है तो उस केस में भी किसी भी पर्सन को परमिशन नहीं है कि वो क्या कर सके। देखो 10th तक टाइम है ना, तो उसके बाद क्या है, किसी भी पर्सन को परमिशन नहीं है कि वो क्या कर सके 11th डेट से लेके 15th डेट के बीच में इस इंफॉर्मेशन को सबमिट कर सके। यानी 10th के बाद 11 से 15 तक का टाइम जो होता है वो इनवर्ड सप्लाई का होता है, तो उस दौरान कोई भी आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स को फर्निश नहीं कर सकता। थर्ड प्रोविज़न है आपका डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, कि जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई की आप रिटर्न भर रहे हो इसमें क्या क्या डिटेल्स इंक्लूडेड होंगी। तो देखो जो भी रिटर्न भरी जाएगी रिगार्डिंग आउटवर्ड सप्लाई वो आप क्या भर रहे हो, आपने क्या क्या सेल किया है और उसको आप किस में भर रहे हो, GSTR 1 में। यानी आप GST रिटर्न 1 में इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रहे हो अपनी सारी सेल्स की डिटेल्स। तो अब सेल की डिटेल किस किस चीज़ में लिखी होती है, या तो इनवॉइस होंगे आपके पास, या उस सेल्स के रिगार्डिंग आपके पास डेबिट नोट पड़े होंगे, डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ये क्या होते हैं, या आपके पास क्रेडिट नोट होंगे, या तो आपके पास रिवाइज इनवॉइस होगा। यही सारी चीज़ें हैं, यही 4 चीज़ें हैं जो इस बात की डिटेल देती है कि आपने सामने वाले को क्या क्या सेल किया है। तो इन्हीं की इन्फॉर्मेशन क्या है आउटवर्ड सप्लाई में दी जाती है। यानी आपने कितने इनवॉइस इशू किए, क्या डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिवाइज नोट, इन सब की डिटेल्स आप क्या करोगे अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न में दोगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रोविज़न है हमारा प्रोसीजर फॉर सबमिशन, कि आप जो ये डिटेल्स दे रहे हो आउटवर्ड सप्लाई की उसको देने का प्रोसीजर क्या होगा, किन स्टेप्स में वो प्रोवाइड की जाएगी। तो देखो आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न में सारी डिटेल्स देना एक 3 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि सबसे पहले जो सप्लायर है वो क्या करेगा, सबमिट करेगा आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स को। यानी सबसे पहले सबमिशन होगा आउटवर्ड सप्लाई का, सबमिशन ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है सप्लायर देगा किसमें, GSTR 1 में इलेक्ट्रॉनिकली। एक बार वो सारी डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट कर देगा, उसके बाद स्टेप सेकंड होगा जहाँ पर वो क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उसने आउटवर्ड सप्लाई की दी है किसको, रेसिपिएंट को। यानी डिटेल्स जो हैं आउटवर्ड सप्लाई की वो किसको दी जाएंगी, रेसिपिएंट को दी जाएंगी, क्योंकि रेसिपिएंट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जब वो इनवर्ड सप्लाई की डिटेल्स देगा तो उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, तो वो क्या करेगा, GSTR 2A में या GSTR 4A में या GSTR 6A में, जो भी उस पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड रिटर्न प्रेस्क्राइब है उसमें क्या करेगा, उनकी सारी डिटेल्स जो है जो भी उसने आउटवर्ड सप्लाई है उनकी डिटेल्स इस पर्टिकुलर रिटर्न में लिख के किसके लिए सबमिट करेगा, आपके रिसिपिएंट के लिए सबमिट करेगा। थर्ड स्टेप होगा एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस ऑफ डिटेल। अब देखो सप्लायर ने अपनी तरफ से डिटेल्स रेसिपिएंट को दे दी, अब हो सकता है उसमें कोई डिटेल्स जो है जो सप्लायर ने दी हैं वो उस किसके अकॉर्डिंग ना हो, रेसिपिएंट के अकॉर्डिंग ना हो, यानी उसे लग रहा हो कि डाटा सही नहीं है। तो अगर आपका रेसिपिएंट चाहे तो वो क्या करेगा, जो भी उसको डिटेल्स दी गई हैं GSTR 2 में या 2A में, 4A में या 6A में, उसको क्या करेगा अपने अकॉर्डिंग उसमें एडिशन करेगा, करेक्शन करेगा, डिलीशन जो भी उसे सही लगेगा वो करेगा। और उसके बाद क्या करेगा, GSTR 1A में उनकी डिटेल्स जो भी उसने एडिशन करेक्शन किए हैं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सप्लायर को देगा। और फिर जो सप्लायर है उसका काम क्या होगा कि वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे कि जो भी मॉडिफिकेशन आपके रेसिपिएंट ने उसके इन्फॉर्मेशन में की है कि क्या वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं है। देखो पहले उसने अपनी डिटेल्स दे दी,
सप्लायर ने, फिर वो सारी डिटेल्स रेसिपिएंट को भेज दी। अब रेसिपिएंट ने अपने अकॉर्डिंग उसमें करेक्शन कर ली, फिर जो सप्लायर है वो क्या करेगा, जो रिजेक्शन जो चेंजेस उसने किए हैं उनको या तो एक्सेप्ट कर लेगा या फिर रिजेक्ट कर लेगा। और जो आपका सप्लायर है उसके पास ये एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के लिए कितना टाइम होगा, 17th डेट तक का टाइम होगा। यानी आपने क्या करनी थी, जो रिटर्न भरनी थी वो 10 तक भरनी थी नेक्स्ट मंथ की, अब नेक्स्ट मंथ की 17 तक की उसके पास टाइम होगा। और जो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा ना, यहाँ तक उसने क्या किया, 10 तारीख तक उसने ये सारी डिटेल्स क्या कर दी, नेक्स्ट मंथ की सबमिट करवा दी डिपार्टमेंट के पास। उसके बाद वो कम्युनिकेट करेगा, वो कम्युनिकेशन 10 के बाद होना चाहिए, 10 से पहले नहीं कर सकता। आफ्टर 10 वो क्या करेगा, इसकी कम्युनिकेशन देगा रेसिपिएंट को। उसके बाद जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होगी वो क्या होगी, 15 से 17 के बीच में होगी। यानी 15 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में क्या करेगा, उन चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। अगर वो चेंजेस को एक्सेप्ट करता है तो जितने हद तक वो चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा उतना उसे मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी इन आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स में। अब है हमारा लास्ट प्रोविज़न रिलेटेड टू GSTR 1 और वो है आपका इन केस ऑफ एरर और ओमिशन इन डिटेल्स, कि अगर क्या है आपने जो आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल दी हैं उनमें कुछ गलती रह जाती है या कुछ आप लिखना भूल जाते हो तो उस केस में आपको क्या करना है। तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर क्या है आप जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहे हो आउटवर्ड सप्लाई की, उसमें आप कुछ लिखना भूल जाते हो या फिर कुछ गलती कर देते हो तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। यानी रेक्टिफाई करना पड़ेगा किसको, उस एरर या फिर जो आप भूले हो उस चीज़ को। ठीक है, कि अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने जो भी इंफॉर्मेशन फर्निश की है अंडर सेक्शन 37 था आपका आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड सेक्शन, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेक्शन 37 के अंदर फर्निश की है किसी भी टैक्स पीरियड के लिए, अगर क्या है वो अनमैच रह जाती हैं आपकी, यानी किसी भी तरीके से उसमें कोई एरर या ओमिशन रह जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा उस एरर और ओमिशन को। और रेक्टिफाई करने के बाद अगर क्या है आपने जो टैक्स दिया था वो कम दिया है, यानी जितना बनता था उससे कम दिया है, तो आपको जितना कम दिया था वो टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। सेकंड बात यहाँ पर क्या आती है कि टाइम लिमिट क्या होगी आपकी एरर को रेक्टिफाई करने की, यानी कितना टाइम होगा आपके पास, जितना टाइम आपको दिया जाएगा उसके बाद क्या है आपकी जो एरर है या ओमिशन है वो नॉन रेक्टिफाइएबल हो जाएगी। यानी रिक्वायर्ड टाइम तक ही आप एरर को ठीक कर सकते हो, उसके बाद वो एरर और ओमिशन जो है रेक्टिफाई नहीं हो पाएगी, नो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और ओमिशन। और वो टाइम क्या है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने वो क्या है वो रिटर्न फाइल किया। यानी अभी मान लो आप जो रिटर्न भर रहे हो, मान लो हम बात कर रहे थे फैब 2021 की रिटर्न की, तो फैब 21 की रिटर्न किस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है, अप्रैल 2020 मार्च 2021 इस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। तो जिस फाइनेंशियल ईयर की वो रिटर्न है उससे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जब सितंबर की रिटर्न आप भरोगे, जिसकी ड्यू डेट 20 अक्टूबर होती है, नेक्स्ट मंथ की 20 तक होती है, सितंबर की रिटर्न भरोगे, या फिर इस फाइनेंशियल की एनुअल रिटर्न भरोगे जिसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर होती है। यानी इन दोनों में से जो भी रिटर्न का टाइम जो है पहले वाला होगा, या तो जब आप सितंबर की रिटर्न भरते हो या फिर उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न भरते हो, दोनों में से जो भी डेट पहले है वो डेट लास्ट डेट मान ली जाएगी आपकी एरर को ठीक करने की। यानी आप साल की एनुअल रिटर्न को फाइल करने के बाद या नेक्स्ट मंथ की सितंबर की रिटर्न फाइल करने के बाद पिछले साल की किसी भी एरर को रेक्टिफाई नहीं कर सकते, आपका जो रेक्टिफाई करने का टाइम पीरियड है वो ख़त्म मान लिया जाएगा। देखो क्या थी हमारी GSTR 1 आपकी आउटवर्ड सप्लाई से रिलेटेड एक रिटर्न थी जिसको क्या करना पड़ता है, हर रजिस्टर्ड पर्सन को फाइल करना पड़ता है एक्सेप्ट आपके कंपोजिशन स्कीम होल्डर, TDS डिडक्टर, TCS कलेक्टर एंड नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को छोड़कर। सेकेंडली नेक्स्ट मंथ की 10th तक ये रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। अगर कमिश्नर चाहे तो वो क्या कर सकता है, इस टाइम को एक्सटेंड
कर सकता है और कोई भी पर्सन जो है 11 से 15 के बीच में इस रिटर्न को फाइल नहीं करेगा। जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है उसमें डिटेल्स दी जाएंगी इनवॉइस की, डेबिट नोट की, क्रेडिट नोट की एंड रिवाइज इनवॉइस की। और इसको सबमिट करने के लिए क्या किया जाएगा, पहले सप्लायर इसकी इन्फॉर्मेशन देगा GSTR1 में 10 तारीख तक। उसके बाद 10 तारीख के बाद इसकी कम्युनिकेशन करेगा रेसिपिएंट को इन GSTR2, 4 और 6 से। उसके बाद जो रेसिपिएंट है वो अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करेगा और फिर सप्लायर का काम होगा उस चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना। जहाँ तक वो चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा उतने ही मॉडिफिकेशन उसको अपने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल्स में करने पड़ेंगे। अगर क्या है जो वो डिटेल्स दे रहा है उसमें कुछ गलती रह जाती है तो उस एरर को उसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा। जो वो एरर को रेक्टिफाई करेगा उसके बाद उसका टैक्स अगर ज़्यादा बनता था उसने कम पे किया हुआ है तो उसे विद इंटरेस्ट बचा हुआ टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर वो क्या है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की सितंबर की रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न, दोनों में से जो भी डेट पहले है उस डेट तक अपने एरर ओमिशन को ठीक नहीं करता है तो उसके बाद वो उस एरर ओमिशन को ठीक नहीं कर पाएगा। तो ये थी हमारी मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। इसके बाद हमारी सेकेंड रिटर्न है मंथली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाई। सेकेंड रिटर्न इसकी ड्यू डेट नेक्स्ट मंथ की 15 तक होती है और इसका नंबर होता है GSTR2। फर्स्ट रिटर्न को हमने डिटेल में डिस्कस किया, सेकेंड रिटर्न की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको नाम बताया कि हम नेक्स्ट वीडियो में सब शुरुआत करेंगे हमारी इनवर्ड सप्लाई की रिटर्न से जिसका नंबर होता है GST रिटर्न 2। आई होप आपको रिटर्न क्या होता है समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।